न्यूयॉर्क के 100 रंग एपिसोड 48। एक शब्द अमेरिकी फौज के एक डॉक्टर कैप्टन की किताब खुदा और मुल्क के दरमियान के बारे में तफसीली प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। फिलिपीनियन नजात कैप्टन कह रहा था, मैं एक अमेरिकी फौजी की हैसियत से शाम गया और वहाँ उन लोगों के इखलाक और नस्ली बराबरी के नज़रिए से इतना मुतासिर हुआ कि मुसलमान हो गया। एक शामी लड़की से शादी भी कर ली। फिर आला कुमान ने मुझे अमेरिकी फ़ौज में शामिल मुसलमान फ़ौजियों के मजहबी सरबराह के तौर पर तयनात कर दिया, क्योंकि मैं इस्लाम से खूब वाकफियत रखता था। उस दौरान मेरी पोस्टिंग गुआंतानामो में हो गई। वहाँ कैदियों की जो हालत थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ बहुत से बेगुनाह लोग थे, जंजीरों में जकड़े हुए, और उनमें कुछ बच्चे भी थे। और वहाँ कुरान मजीद की बेहुरमती पर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। कुछ ने खुदकुशी की कोशिश की कि वो और कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें से बहुत से कैदी अजियत और जबर की वजह से अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके थे। मैंने सिफारिश की कि या तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाए या फिर किसी क्लिनिक में उनका इलाज करवाया जाए। फौजी हुकाम को मेरी ये सिफारिश पसंद ना आई और उन्होंने एक और डॉक्टर को इन कैदियों पर तयनात कर दिया। उसने मौके की नज़ाकत समझते हुए रिपोर्ट दी कि नहीं, ये मक्कार लोग हैं, अच्छे भले सेहतमंद हैं, कैद में रखने से उनकी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैं जब वहाँ से वापस अमेरिका आया तो एयरपोर्ट पर FBI और फौज के इदारों के मतअद्दद अफसरान मेरे इस्तकबाल को मौजूद थे। उन्होंने बार बार मेरे सामान की तलाशी ली। मेरे कपड़े उतरवा कर मेरे बदन को टटोला गया और मैं एहतजाज करता रहा कि डैम इट, आई एम एन ऑफिसर ऑफ US आर्मी। पर उन पर कुछ असर ना हुआ। मुझे 3 रोज तक कैद में रखा गया। मुझ पर गद्दारी और जासूसी का मुकदमा चलाया गया। अगरचे मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया और मुझसे माजरत की गई, लेकिन उन्होंने मेरी रूह को दागदार कर दिया कि मैं अपने मुल्क का और फौज का इतना ही वफादार था जितना कि कोई भी शख्स हो सकता है। सिर्फ मैं मुसलमान था, इसलिए मेरे साथ ये हद तक अमेज रवैया इख्तियार किया गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि एक जानिब मेरा मुल्क है और दूसरी जानिब मेरा अल्लाह है, तो मैं उनमें से किसका चुनाव करूं? तो मैंने उन दोनों का चुनाव कर लिया है। ना मैं अपना मुल्क छोड़ सकता हूं और ना ही अपने अल्लाह को। इसलिए मेरी किताब का नाम खुदा और मुल्क के दरमियान है। मैंने अर्ज किया था ना कि जहां बेशतर अमेरिकी चैनल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वहां कुछ ऐसे भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अमेरिकी हुकूमत के नुक्ता नज़र से मुकम्मल इनहराफ करके तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं, और यही उनकी अजमत और तरक्की का राज है। आप बाज़ औक़ात हैरान रह जाते हैं कि क्या मैं अमेरिका में हूँ, एक अमेरिकी टेलीविज़न चैनल देख रहा हूँ जिस पर मुसलमानों का दफा किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। उन दिनों व्हाइट हाउस के ऐन सामने जंग के मुखालिफ अमरीकियों ने एक मुजाहिरा किया जिसमें 1.5 लाख के करीब लोग शामिल थे। उसे भी बराह रास्त दिखाया गया। स्टेज पर जो मेज़बान था वो एक अरब था जिसके गले में फ़लस्तीनी रुमाल लिपटा हुआ था। बहुत से लोगों को अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए स्टेज पर मदऊ किया गया। उनमें बरतानवी पार्लियामेंट का मेंबर, जो खुसूसी तौर पर इस मुजाहिरे में शिरकत करने के लिए बरतानिया से आया था, जॉर्ज क्लावे भी था। वो बेशक एक ईसाई होगा, लेकिन हम उसे आसानी से मुस्लिम काज का एक मुजाहिद करार दे सकते हैं। उसके गले में भी एक फ़लस्तीनी रुमाल था और उसने माइक थामकर नहायत अरबी लहजे में हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम कहा। उसका तर्जुमा किया कि तुम सब पर सलामती हो, और फिर अपनी तकरीर का आगाज़ किया। ये इस्लाम और ईसाईयत की जंग नहीं है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है, सिर्फ जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर की ज़ाती जंग है, और ये दोनों जंगी मुजरिम हैं जिन पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाना चाहिए। जब बुश ये कहता है कि हमारी तहजीब को ख़तरा है, तो वो दुनिया की किसी भी तहजीब की नुमाइंदगी नहीं करता। वो खुद तहजीब याफ्ता नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो बुश और ब्लेयर के बगैर हो, जंग के बगैर हो। किसी अमरीकी या बरतानवी का खून किसी इराकी या अफगानी खून से अफजल नहीं है। हर इंसान का खून एक जैसा होता है और उसे बहाना एक जुर्म है। आप सब पर अल्लाह का फजल हो। अस्सलामु अलैकुम और शुक्रिया। क्या आप उस जॉर्ज क्लावे को एक मोमिन नहीं कह सकते? अब एक पस मुर्दा बूढ़ी औरत, एक सफ़ेद फाम अमरीकी स्टेज पर आती है। मेरा बेटा इराक में था, मैं जानती हूँ।
کہ وہاں ہم امریکی کیا کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے نے ایک کار پر فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا کہ اس میں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ اس پر حکم عدولی غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا اور وہ فرار ہو کر کینیڈا چلا گیا۔ اب اگر وہ اپنے وطن واپس آتا ہے تو سیدھا جیل چلا جاتا ہے۔ اسے نہیں بلکہ بش کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے، وہ جو اس وقت سامنے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، اس مظاہرے کو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا ہے۔ ذرا باہر آئے اور عوام کی عدالت کا سامنا کرے، لیکن وہ بزدل ہے، باہر نہیں آئے گا۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی گود میں ایک ہمکتا ہوا ایک بچہ ہے، سٹیج پر آتی ہے اور اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بلند کرتی ہے۔ یہ بھی جنگ کے خلاف احتجاج کرنے آیا ہے۔ یہ ہمارا سب سے کم عمر ساتھی ہے۔